नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और ये है वॉक्सी टॉक्सी की स्पेशल सीरीज़ संवाद में जैसा कि हम आपको बताते आए हैं पहले से भी कि हम उत्तर प्रदेश के तमाम सारे लोगों से आपका परिचय कराते आए हैं, आपको रूबरू कराते हैं आए हैं। लेकिन अब की बार संवाद में हमारे साथ खास मेहमानों के साथ साथ में बिल्कुल एक आम से मेहमान हैं। कहना तो यूँ चाहिए कि जब आदमी एक शिक्षक का पेशा से हो और फिर वो राजनीति में दाखिल हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आज ऐसे ही एक आम से व्यक्ति हैं जो वास्तव में आम लोगों के बीच जिए हैं, बैठे हैं और लखनऊ जैसे राजधानी में और उत्तर प्रदेश जैसा सूबा जहाँ पे और एक पिछड़ा हुआ ज़िला जनपद सिद्धार्थनगर जो बाद में अस्तित्व में आया, नाम में आया, तो उसके भी कई सारे मायने हैं। लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं जो लखनऊ के आसपास के जनपद होते हैं, उनकी बातें उभर के आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो यूँ तो जनपद सिद्धार्थनगर के हैं और बहुत सारे लोगों में लोकप्रिय भी हैं, अपने आप में कह सकते हैं। डॉक्टर नादिर सलाम। डॉक्टर नादिर सलाम साहब हैं हमारे साथ में और इनकी ख़ास बात ये है कि ये पीएचडी किए हुए हैं, एक स्कूल के यानी इंटर कॉलेज के एक प्रधानाचार्य हैं, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम सारे काम कर रहे हैं। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि जो आदमी शिक्षा के पेशे में हो वो अगर काम करता है समाज के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नादिर सलाम साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जनपद सिद्धार्थनगर से आते हैं और आप ही की जो विधानसभा है इटवा विधानसभा, यस, इस समय उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री है वहाँ से, डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी। बिल्कुल। और द्विवेदी जी इस समय उनके पास जो है बेसिक शिक्षा का प्रभार भी है मंत्रालय का। बिल्कुल। तो उनके विभाग में इस समय जो है बहुत सारी कह लीजिए कमियाँ यूँ नजर आई कि उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती का घोटाला किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्रदेश से लेके पूरा देश लेवल पर आज जो है उसकी सरकार की जो है क्या क्या आलोचनाएं हो रही, क्या भ्रष्टाचार हुआ, सभी जानना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप तो उन्हीं के जनपद के हैं, सतीश जी के, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मंत्री जी के बारे में? क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? आपको और आपके चैनल को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, एक आम आदमी को बोलने को मौका दिया। और शायद ये संवाद सीरीज़ अभी मैं जान पाया, अभी हमारे दोस्त ने बताया कि जो आपकी संवाद सीरीज़ है ये लगातार आप बरसों से कर रहे हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से, इस संवाद सीरीज़ के माध्यम से आप बड़े बड़े मंत्रियों यानी कि जो सत्ता पक्ष है उससे भी और जो विपक्ष है उससे भी आप अपने सवालात करते रहते हैं। इसके लिए हमारा आपके चैनल को और आपको तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि आपने सतीश जी के बारे में कहा, कुछ ही महीनों के अंदर वो विधायक हो गए और विधायक होने के साथ साथ गवर्नमेंट में वो मंत्री भी हुए जी। आज जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, एक बहुत बड़ा पद उनको प्रदेश के अंदर मिला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का जो एरिया है उसका वो बहुत ब्रॉड है और शिक्षा की आवश्यकता के बारे में हर कोई जानता है। तो जैसा कि आपने कहा शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ के हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है कि आज हमारे ज़िले को, हमारे विधानसभा को इतने बड़े पद का मंत्री मिला है और हमारे ज़िले को अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है जो हमने उम्मीद कर रखी थी। द्विवेदी जी तो बहुत बड़ी बातें गिना रहे हैं कि हमने अपने क्षेत्र में ये किया, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम सारे बदलाव किए। तो आप तो वहाँ के लोकल हैं, आप तो बेहतर बता सकते हो, फिर एक विपक्षी पार्टी के नेता भी हैं, तो आपको उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप उनकी हकीकत अगर उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहें। अभी तक का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, एक आम नागरिक होने के नाते जो मैंने अपनी आँखों से देखा, भाई विपक्षी तो मैं बाद हूँ, पहले तो मैं वहाँ का बेटा हूँ और वहाँ का एक आम नागरिक हूँ। उसकी हैसियत से वो चौराहों पे तो बोर्ड लगाते हैं इटवा शून्य से शिखर की ओर, लेकिन शायद ये सत्यता के एकदम उलट है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी इटवा या वो विधानसभा, वो ज़िला हमको लग रहा है कि और पीछे हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, इटवा विधानसभा से ही एक बड़ा नाम आता है, सूबे में 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे, डॉक्टर माता प्रसाद पांडे जी, एक बड़ा नाम है मतलब राजनीति के शिखर पर। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में आपका क्या अनुभव रहा जो है माता प्रसाद पांडे जी के बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा, एक बहुत बड़ा नाम, कई बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, कई बार मंत्री रहे, हमारे बड़े सम्माननीय हैं, हम लोग उनकी बड़ी आदर करते हैं।
उनके रहते विधानसभा को आपकी कुछ मिला नहीं मिला, मतलब जब आप आदमी एक राजनीति के पायदान पे होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके मन में भी रहता है कि हमारे जनपद ने इतने बड़े बड़े लोग दिए हैं, लेकिन जिला हमारा कहाँ पे रहा, ये जानना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, उन्होंने अगर आज के परिवेश में देखा जाए, जो आज भाजपा सरकार है, जो उसके मंत्री हैं, जो उसके विधायक हैं, उन्होंने तो पीछे किया, लेकिन जितनी उम्मीद हम रखते थे एक विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते उनसे, उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितनी उम्मीद हमको, जितनी एक्सपेक्टेशन थी हमको उनसे, वो शायद नहीं पूरी हो सकी। लेकिन विगत जब हम आज के परिवेश में इसको देखते हैं, जिस समय हमारे मंत्री जी हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा ज़िला और पीछे की तरफ भाग रहा है। उनके समय में कम से कम इतना तो नहीं था, उनके समय में इतना था कि उन्होंने काम किया, लेकिन जितनी तेज़ी से काम करना चाहिए था, हमारे यहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी अभी आए थे, उन्होंने मंच से बोला था कि अध्यक्ष जी हमने आपको खुली छूट दे रखी है, आप इटवा को इटावा बना दीजिए, हम आपसे नहीं पूछने जाएंगे। इटावा को मतलब इटवा को इटावा, हाँ, इटवा को आप इटावा बना दीजिए, हमने आपको खुली छूट दे रखी है। लेकिन शायद ये भी हमारा दुर्भाग्य रहा हो कि हम वो अचीवमेंट नहीं कर पाए जो अचीवमेंट हमें करनी चाहिए थी, हमारे ज़िले को करनी चाहिए थी, हमारे विधानसभा को करनी चाहिए थी। उतनी अचीवमेंट हम लोगों ने नहीं देखी। हमारा नौजवान वर्ग बड़ा टकटकी लगा है, निगाहों से देखता है, क्योंकि पहला तो हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े मंत्री, इतने बड़े बड़े संतरी हमारे ही ज़िले में लगातार किसी न किसी पार्टी से बन रहे हैं। लेकिन हमारे ज़िले को जो मुकाम मिलना चाहिए, हमारे ज़िले में जो विकास होना चाहिए, वो विकास हम नहीं देख पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो खैर राजनीति के सवाल थे, तमाम सारी चीज़ें राजनीति पे बातें होती रहेंगी। आप एक शिक्षक पेशे से जो है फिर राजनीति में दाखिल हुए, क्या कारण रहा आपने राजनीति पर? क्योंकि राजनीति में अच्छे लोग आए, ये ज़्यादा अच्छा होता है कि विकास होती है, उन्नति होती है, तरक्की हो, तो आपके मन में भी तमाम सारे सपने होंगे। तो आपने राजनीति में आने को कहाँ से सोचा, और फिर राजनीति में आने को अगर सोचा भी तो कांग्रेस जैसी पार्टी जो आज उत्तर प्रदेश में शायद सबसे पीछे है कहीं ना कहीं, तो मतलब इसमें आने का कारण क्या रहा, आप अगर बताना। सही कह रहे हैं कि आप एक शिक्षक थे, शिक्षक से फिर राजनीति, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शिक्षकों का क्या काम है, वो मार्गदर्शन का काम, समाज के उत्थान का काम, हमारा यही काम है जी। एक शिक्षक होने के नाते हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप के लिए समाज का उत्थान, देश का उत्थान, ये सर्वोपरि है। लेकिन कई वर्षों से लगातार हम इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं जी। कि राजनीति का स्तर इतना निम्न होता जा रहा है कि उसमें एक घुटन सी महसूस होने लगी। तो हम लगा कि हम नौजवान हैं, हमारी सोच पॉजिटिव है, हम अच्छा कर सकते हैं, हम देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, हम अपने इन नौनिहाल बच्चों के लिए जो आने वाले देश का भविष्य बनेंगे, उनके लिए हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये वक्त है, ये वक्त की मांग है कि ये जो समय है इतना गंभीर होता जा रहा है कि अगर सकारात्मक सोच वाले लोग, प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग, समाज को बनाने वाले लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो आने वाला दिन बड़ा भयावह हो जाएगा। अच्छा, बीते दिनों हमने आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस समय अजय कुमार लल्लू, तमकुहीराज विधानसभा सीट से विधायक हैं, उनसे बातें की। इसी संवाद का ये कार्यक्रम चल रहा था, उन्हें बहुत सारी बातें हमसे की। और वास्तव में जो उत्तर प्रदेश की एक कहानी है, जो दर्दनाक एक किस्सा है, मतलब कह लीजिए, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, भ्रष्टाचार हो, तो उन्होंने एक प्रकार से सरकार के सारे पुलिंदों को पलट पलट के हमें बताया। तो और मैंने ये भी देखा है कि जब से अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, कांग्रेस में एक अजब सा बदलाव देखा जा रहा है। क्या आप उसको महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको एक इतना तेज तर्रार, ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रदेश अध्यक्ष मिला। उनके संघर्षों को हम देखकर हम भी उतनी तेज़ी से बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे वो ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर वो तुरंत
सत्ताधारियों से सवाल करते हैं। गिरफ्तारी देने में भी नहीं चूकते हैं। शायद जितने विपक्ष में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी अजय कुमार लल्लू की हो रही है। लग नहीं रहा उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सपा है, लेकिन उसका निर्वाह अगर कोई कर रहा तो वो शायद कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अजय लल्लू जी लगातार सरकार के रडार पे हैं और सरकार उनके हौसले को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा जाबाज अध्यक्ष हमारे पास है कि उसको जेल से डर नहीं लगता है, उसको लोगों का दर्द दिख रहा है, उसको उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार दिख रहा है, व्याप्त महिलाओं पर अत्याचार दिख रहा है, इसलिए सरकार उनके मुंह को बंद करना चाहती है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल भी निडर हैं और वो इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने अपनी बातों में जो है किसानों का जिक्र किया कि देश का किसान बड़ा पीड़ित है। बीते दिनों सरकार ने किसानों के हित में जो है 3 बिल लाके और रातों रात जो है कह लीजिए या फिर विपक्ष के विरोध के बावजूद भी उनको पास करा दिया। किसानों को एक तरफ डर है कि उनकी MSP ख़त्म हो जाएगी, बाज़ार में प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, अंबानी अडानी का रास्ता खुल जाएगा। इसको लेकर संसद में बड़ा हंगामा हुआ। विपक्ष के कई सारे सांसद 8 निलंबित भी कर दिए गए, उसमें आपकी पार्टी के कुछ लोग थे। कल जो है विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब राष्ट्रपति जी से भी मिले। तो आपको क्या लगता है इस किसान बिल से, मतलब जो ये आया है, प्रधानमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं इसमें किसानों का हित है, फ़ायदा है, तो दूसरी तरफ किसान ही रोड पर उतरे हुए हैं, किसान ही संघर्ष कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब आप ही बता दीजिए कि जिसको दर्द है वही रोडों पर आएगा। अगर ये बिल किसानों को नुकसान देने वाला ना होता तो आज किसान रोड पे क्यों होता? आज ये सरकार उन सांसदों का निलंबन कर रही है, उनको बाहर बैठा रही है और जैसा चाह रही है अपने मन से अध्यादेश लाती है, उसको पास कर लेती है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है कि सरकार अपने मन से, आप जानते हैं कि 14 सितंबर से लोकसभा चलना शुरू हुआ जी, और 14 सितंबर से लेकर आज तक लगभग ये 21 बिलों को पेश कर चुके हैं और ये अपने मन से जिस बिल को जब चाहते हैं पास करा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादाएं तार तार हो रही कह सकते हैं साहब। लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, संविधान हमारा पूरी तरीके से खतरे में है। अगर सभी लोग सड़क पे नहीं उतरे जी, तो ये ऐसे लोग हैं जो इनके मन में है कि लोकतंत्र हम रहने नहीं देंगे, संविधान हम रहने नहीं देंगे, और जब लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा तो ये देश हमारा नहीं रह सकता है। बीते दिनों अर्थव्यवस्था का जिक्र हुआ, GDP -24.9 चली गई है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अभी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश है, आप सिद्धार्थनगर जनपद से आते हैं, बहुत सारा भारत की आबादी आज भी 60% से ज़्यादा कृषि के ऊपर निर्भर है। सिर्फ कृषि ही एक ऐसा सेक्टर बचा है जिसने अब की बार इज्जत बचा के रखी है, वरना सारे सेक्टर अपने आप में फेल हो चुके। इकोनॉमी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप एज एक डॉक्टर हो के, मतलब आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, फिर शिक्षक पेशे से रहे हैं, तो थोड़ा सा तो पकड़ रखते होंगे ना, तो बताइए अगर जिक्र करें इस बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल आपने कहा, इकोनॉमी आज पूरी तरीके से, अर्थव्यवस्था आज पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार केंद्र सरकार को सजेशन देते रहते हैं कि जो आप ये असंगठित क्षेत्र है इस पर वार न करिए, और ये सरकार लगातार उस पर वार कर रही है, जिससे आज चीज़ें वो बड़ी भयावह हैं। एक PhD स्कॉलर होने के नाते हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी मनमानियों से और जो आपने वन नेशन जो थ्योरी लोगों पर थोपने की कोशिश की है, अपने जो व्यवसायी मित्र हैं उन्हें और धनाढ़ करना चाह रहे हैं, तो ऐसा अपने मन से निकाल दीजिए और इस देश की भोली भाली जनता को आप बहकाना बंद करें। आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो है जो सब कुछ काम हो रहा है प्रधानमंत्री जी जो है वो अंबानी और अडानी के लिए कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक किसान विरोधी सरकार, जो एक सेक्टर बचा हुआ था कृषि सेक्टर, उसको भी अडानी और अंबानी के नाम कर दिया है और पूरी तरीके से ये सिर्फ उन्हीं की झोली भर रहे हैं और किसानों को
युवाओं को, गरीबों को रोड पे लाके खड़ा कर दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, कल अभी जो है एक बहुत फेमस मैगजीन है टाइम्स मैगजीन, उसने 100 लोगों की सूची जारी की जो दुनिया के सबसे शायद मशहूर या कह लीजिए, तो उसी में एक दिल्ली के जो शाहीन बाग था, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था सी और नरसी के विषय में, तो एक दादी थी वहाँ पे जो है बिल्किस बानो, उनका भी नाम आया है उसमें, उनको भी 100 टॉप मोस्ट लोगों में जगह दी गई है। देश के होम मिनिस्टर कभी कह रहे थे कि जो है कि आप बटन दिल्ली में दबाइए और उसका असर जो है करंट वो शाहीन बाग में हो। तो क्या इसको लेकर जो है कुछ इन्हीं बातों को लेकर जो है जो 100 टॉप लोगों की सूची है उसमें बिल्किस बानो का नाम, आप थोड़ा सा अगर उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को समझ लेना चाहिए कि वो कितने भी तानाशाह क्यों ना हो जाएं, लोगों का मनोबल वो नहीं तोड़ सकते हैं। आज उस दादी का जिक्र आपके सामने है जो इस वृद्धावस्था में अडिग रह गई कि आपका ये काला कानून है, हम नहीं मानेंगे, इस कानून को, इस बिल को आप रद्द करिए। सरकार तो कह रही है हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। सरकार तो हर मोर्चे पे झूठ बोलती है साहब, उसका काम ही यही है, उस पार्टी का काम यही है कि वो झूठ की बुनियाद पर वो अपने सारे मिशन को चलाना चाहते हैं। वो किसको नागरिकता देंगे, किसको नहीं देंगे, वो नागरिकता देने वाले कोई है नहीं, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास सरकार है, तो तमाम तरह के बिलों को लाते हैं, तमाम तरह के प्रोग्राम्स को, अपने झूठे प्रोग्राम्स को लाते हैं। लेकिन इस देश की जनता उनसे ये कह देना चाहती है कि वो अपनी आखिरी सांस तक, इस देश का युवा कह देना चाहता है कि वो आखिरी सांस तक अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ता रहेगा और उनके किसी भी झूठी बातों में वो नहीं आएगा। देश की राजनीति से थोड़ा प्रदेश के परिवेश में लौटते हैं। 2017 में चुनाव हुए थे, सरकार आई थी, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार फला सरकार, तो आप देख ही रहे हैं कि आज प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छुपे नहीं हुए। उत्तम प्रदेश बनाने का वादा हुआ था, लेकिन आज हत्या का प्रदेश बन चुका है। प्रदेश में हत्याएं मतलब बेछूट हो रही हैं। अभी परसों जौनपुर का एक किस्सा सुनने में आया कि जो है उसको गोली मार दी गई, मतलब जो है बाप बेटे दोनों को सरेआम। कल गोरखपुर में आदमी को 4 किलोमीटर तक दौड़ाया गया, फिर गोली मार दी गई। तो इस कानून व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे मुख्यमंत्री जी के क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। ना उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है, ना उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। मैंने कहा नहीं कि ये झूठे लोग हैं। ये जिन जिन मुद्दों पर कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, उत्तर प्रदेश से हम बेईमानी खत्म करेंगे, उत्तर प्रदेश से हम गुंडा राज खत्म करेंगे, लेकिन सीधा इसके उलट है। आज उत्तर प्रदेश बलात्कार जितने भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। गुंडा राज यहाँ चरम पर है। इस सरकार ने इनकाउंटर का एक दौर चलाया था। इनकाउंटर में इसने कहा कि हम अपराधियों को या तो सलाखों के अंदर कर देंगे या तो उसका इनकाउंटर करवा देंगे। अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। हाँ, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। लेकिन मैंने कहा ना, इनका सारा प्रोग्राम जो होता है वो झूठ के बुनियाद पर तैयार करते हैं और उसमें निर्दोष और झूठे लोगों, उसमें इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे लोगों को, जो छोटे अपराधी थे, उन अपराधियों को पकड़ के उनका इनकाउंटर कर दिया। जो बड़े अपराधी हैं वो सशक्त घूम रहे हैं। आपका कहने का मतलब है बड़े लोग बच जा रहे हैं और छोटों को शिकार किए दे रहे हैं। हालांकि लखनऊ में भी एक विवेक तिवारी नाम का शख्स था, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया बगैर जाने पूछे। और उसी तरह एक झांसी के पुष्पेंद्र यादव थे, उनका भी एनकाउंटर। तो फेक एनकाउंटर का ये दौर उत्तर प्रदेश में सरकार के ऊपर बदनामी का एक चिन्ह रहा मेरे हिसाब से। ये पूरी तरीके से फेक एनकाउंटर का इन्होंने दौर ही चलाया है। सिर्फ निर्दोषों को जो सरकार के खिलाफ बोले, जो उनकी गलत नीतियों के लिए आवाज उठाए, उसको मार दो। अच्छा, इन्होंने कुछ जो दोषी होंगे उनको भी मारा होगा, लेकिन जब इनका ओवरऑल, जब आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो इसमें आप यही देखेंगे जो इस मिशन को लेकर ये चले हैं, उस मिशन को ये पूरी तरीके से लोगों की आंखों में इन्होंने धूल झोंकने का काम किया है। जिन लोगों को इनको शिकंजा कसना चाहिए, जिन लोगों को उनको पकड़ना चाहिए था,
जिन लोगों को इनको सलाखों के अंदर करना चाहिए था, आज जो खुलेआम रोड पे दो लोग दौड़ा के लोगों को गोली मारते हैं, जी, घसीट के औरतों का बलात्कार करते हैं, जब चाहते हैं जिस ऑफिस में बैठकर जिस अधिकारी को चाहते हैं मार देते हैं। जी, तो हमको ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना था जो इतने मनबड़ लोग थे। इन लोगों पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, क्योंकि ये अपनी छत्र छाया में हैं, इनकी छत्र छाया में हैं, और समय समय पर ये शायद इनका भी काम करते होंगे, जी। इसलिए इनके पास खुली छूट है, जो चाहे करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि बीते दिनों कोरोना का दौर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो इसको लेके सरकार ने कहीं ना कहीं आप बहुत सारे प्रयास के बताए कि भाई हमने बहुत सारे 2 लाख हॉस्पिटल्स के बेड बना दिए हैं, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं कर दी, तो आपको लेकर आप क्या देखते हैं, किन मानकों पर सरकार कहाँ पे उतरती है? सरकार ने इस महामारी को अपने अवसर में बदल लिया, हमारे नेता कहते हैं, ये सच है। बीमारी को जिस तरह से गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए, जब कहते हैं कोई महामारी आए तो सबसे पहला दायित्व है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अपने जनता की सुख दुख को अपना सुख दुख बना लेना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी महामारी जिसमें पूरा देश नहीं पूरी दुनिया हिल गई, जी, उसमें इन्होंने अवसर तलाशना शुरू कर दिया। आपका कहने का मतलब है आपदा में अवसर अधिकारियों ने तलाश लिए, और सही भी बात है। अभी ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर जो 1300 की चीज़ थी वो 5000 में खरीदी गई, जो 2600 की चीज़ थी वो 9000 में खरीदी गई। तो कहीं ना कहीं एक व्यापक तौर पे हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए SIT गठित की है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये साहब, वो घोटाला तो अपनी जगह पर है, उन लोगों ने घोटाला किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जब जब ज़रूरत थी, उसको इन्होंने नहीं पूरा किया। आपदा में जो सरकारें हैं, जो रूलिंग पार्टियां हैं, उनका काम होता है कि जनता के दुख को समझे। इन्होंने जनता के दुख को कभी नहीं समझा, सिर्फ डराया, इतना डराया कि हर आदमी दहशत में है। कोरोना अपनी जगह पर है, और इन्होंने इतना दहशत क्रिएट किया कि वो तमाम ऐसे लोग जो बेचारे हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जी, इनकी व्यवस्थाओं को आप देख लीजिए, आप सरकारी अस्पतालों को देख लीजिए, इन्होंने जो कोविड के लिए जो अस्पताल निर्धारित किए हैं उनकी हालत को आप देख लीजिए। आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट पे, आप देख लीजिए कि उसमें क्या व्यवस्था है। सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री सरकार ने अपने खो दिए हैं, और विधानसभा में जो हंगामा हुआ था, सुनील सिंह साजन ने, जो सपा के MLC हैं, क्या इनके अस्पतालों की व्यवस्था थी? पूरे सदन में उन्होंने पटाक्षेप किया था इसका। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन कितनी परेशानियों में संलिप्त है, लोगों का हरासमेंट हो रहा है। कोविड के नाम पर लाखों लाख उन गरीबों के पास जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाए तो अस्पतालों में आ जाए तो उसको खेत बेचने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब वसूली हो रही है? वसूली हो रही है, कोविड के नाम पर वसूली हो रही है साहब। कोविड पे जहाँ पर गवर्नमेंट को सारी सुविधाएं अपनी जनता को देनी चाहिए, उसका 1 रुपया नहीं खर्च होना चाहिए, तो जांच के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, वेंटिलेटर के नाम पर उससे धन उगाही की जा रही है। ऐसे तमाम प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं जिनको सरकार ने कोविड के लिए दिया, उन पर आप जाके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहसिन रजा साहब। बीते दिनों हमने जनसंवाद के माध्यम से ही उनसे मुलाकात की, तो उनसे कहा, कांग्रेस के ऊपर रिलेटेड सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा आप कांग्रेस की क्या बात करते हैं, कांग्रेस को तो कोई जानता ही नहीं, जो पार्टी खुद पहचान में ना हो आप उसकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस का तो कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखता है। तो आपको लगता है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई काम किया है? आप तो उसी समुदाय से आते हैं, फिर कांग्रेस में उसी पद के चेयरमैन भी है जिला कमेटी के। बात करने से कुछ नहीं होता साहब। आपने देखा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, हमारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी हैं, जो हर एक मुद्दे पर वो आगे बढ़कर और प्रदेश की जनता के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है। जैसा कि आपने कहा कि मोहसिन रजा साहब ने कहा कि हमारी सरकार फिर से सत्ता में आएगी, कांग्रेस की क्या बात करते हैं आप। लेकिन सच आप जान लीजिए
कि 2022 में जी कांग्रेस हमारी पार्टी आने वाली है और हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने वाले हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी क्या करेगी फिर? जब वो एक चीज़ और डॉक्टर साहब, बीते दिनों जो है जब 2017 के चुनाव आए तो यूपी के लड़कों का साथ पसंद आया उत्तर प्रदेश को। हालांकि अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर साथ में प्रचार किए थे, लेकिन पार्टियों को तो यूपी के लड़कों का साथ पसंद आया, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है यूपी के लड़कों का साथ नकार दिया। तो क्या 22 के चुनाव में भी लड़के साथ में लड़ेंगे या फिर कोई और प्रतिक्रिया होगी इसके लिए? देखिए 2022 में जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक बढ़िया विपक्ष था सपा, अखिलेश यादव भी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन वो शायद मोदी और योगी से डरे हुए हैं। अच्छा, उनको किस बात का डर लग रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ। उनके पास 2022 में सरकार बनाने का अवसर था, लेकिन उन्होंने अब खो दिया है। क्योंकि अगर आप जो आपकी प्रदेश की जनता है जी वो व्याकुल है, त्राह त्राह मची हुई है, तो आपको आगे आना होगा। जी आप इससे पहले सीएम थे, आपके उसके हर दुख दर्द में जाना होगा। टाइम इससे और भी खराब हो जाएगा। सपा इस बात को जान ले कि वो इस गलतफहमी में ना रहे। जनता अब सब कुछ देख रही है, जी जनता अब सब कुछ महसूस कर रही है। जो उसके लिए लड़ेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो उनके लिए जान देने को तैयार होगा, सड़क पे उतरने की बारी है। जो सड़क पे उतरेगा, उसी को ये जनता सिंहासन देगी। डॉक्टर साहब, राजनीति की बातें तमाम सारी हो गई हैं और जो है एक मुद्दा, आप चूँकि शिक्षक पेशे से जुड़े हुए हैं, इन दिनों कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल बंद होने की नौबत आ गई। गार्जियंस के पास फीस देने का पैसा नहीं बचा और जो कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षक जो थे भी, तो वो भुखमरी के कगार पे आ गए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम बहुत सारे प्राइवेट शिक्षकों से हमने बात की तो उन्होंने कहा आज हमारे घर में भुखमरी की नौबत है। तो आप प्राइवेट शिक्षकों के बारे में सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आपके क्षेत्र में बेसिक शिक्षा? उनकी दशा तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। गाहे बगाहे हमसे जो हो सकता है उनकी मदद भी करते हैं। आज उनकी स्थिति ये है कि एक जो वेल एजुकेटेड टीचर है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है। उसको आप कहेंगे कि चलिए आप मजदूरी करिए, तो मजदूरी नहीं कर सकता है। जी उसके अंदर एक बेचैनी है जी कि क्या करें। विद्यालय का हालत यह है कि विद्यालय अपने बच्चों से फीस के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता है, उन पर दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि उन अभिभावकों की वही दशा है कि उनके काम धाम बंद होने के नाते उनके पास भी पैसे का अभाव है। जी वो विद्यालय को पैसा नहीं दे सकते हैं, 2-4 गार्जियन दे सकता है। शिक्षकों के लिए क्या अपील, जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो सरकार से अगर कुछ हो सके? मैं तो गवर्नमेंट से अपील पहले भी कर चुका हूं और आज भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि उन्हें कम से कम 8,000 रुपया मानदेय दिया जाए। जब तक स्कूल बंद हैं, जब तक उनको 8,000 रुपया मानदेय प्रति माह की दर से दिया जाए, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन चल सके और वो शिक्षक जो समाज को नई दिशा और दशा देता है उसका परिवार भूखा न रह सके। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस विधानसभा से आप पाते हैं उसने उत्तर प्रदेश को बड़े बड़े नेता दिया, चाहे वो माता प्रसाद पांडे हो या फिर मौजूदा बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी। क्या मन है आपका कि आप भी अब की बार मैदान में आएंगे इटौर विधानसभा से? नहीं साहब, मैं तो एक कार्यकर्ता के हैसियत से, एक समाज सेवक के हैसियत से उस विधानसभा में ही नहीं पूरे ज़िले में काम कर रहा हूँ जी। और ऊपर वाले ने अगर मुझे स्वस्थ रखा तो शायद मैं पूरे प्रदेश में काम करूँगा। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है कि जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के निवारण में लग जाइए। जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो युवाओं की समस्याएं हैं, जो गरीबों की समस्याएं हैं, जो अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं में आप लग जाइए। सबसे पहले आप अपना विधानसभा देखिए, फिर अपना दायरा बढ़ाइए, अपना ज़िला देखिए, फिर आप अपना दायरा बढ़ाइए, आपके आस पड़ोस के ज़िले देखिए, फिर आप अपना दायरा बढ़ाइए, आप प्रदेश में लोगों के पास जाइए, उन वंचित वर्ग के पास जाइए और उनका सहारा बनिए। तमगा लगाने से, टैग लगाने से विधानसभा कि हम विधायक
बनने जा रहे हैं, हम फलां विधानसभा से हैं, जी ये आज का विषय नहीं है। जी जी आज समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं। इस सरकार ने तो ऐसी कमर तोड़ दी है कि पहले हमको तो संभलना है, जी पहले अपने लोगों को स्टैंड करना है, जी खड़ा करना है, उनको बोलने के लायक बनाना है। जी अभी हम अपने लोगों को इस कंडीशन में कर दें, जब हम कंडीशन में कर देंगे तो जो हमारे लोग साथ रहेंगे उसको हमें इस लायक समझेंगे तो विधानसभा लोकसभा तो चलती रहेगी साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नादिर सलाम साहब, जिन्होंने एक बेहतरीन बातचीत को मोड़ दिया और बहुत ही सार्थक बातचीत की कि आज कोविड के दौर में जो अहम मुद्दे हैं उन्होंने हर मुद्दा अपने क्षेत्र का हो या उत्तर प्रदेश की जनता को हो उठाने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक आम आदमी को इंटरव्यू लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।